So hello guys, welcome to Pravesar classes. My name is Rajan Kumar and today I am going to teach you the first chapter of 11th accountancy. So सबसे पहले चैप्टर में एंटर करने से पहले हम कुछ डिस्कस करते हैं चीज़ें। सबसे पहले वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने 11th क्लास में कॉमर्स स्ट्रीम चूज़ किया। तो हम देखते हैं कि कॉमर्स स्ट्रीम चूज़ करने के क्या फ़ायदे हैं और इसे किन्हें चूज़ करना चाहिए। हमें कॉमर्स चूज़ इसलिए करना चाहिए। सबके अलग अलग प्लान्स होते हैं। किसी का प्लान होता है इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो आप साइंस स्ट्रीम चूज़ करिए। किसी को सिविल सर्विसेज निकालना है या गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो आप आर्ट्स चूज़ करिए। लेकिन किसी को कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना है टाई सूट लगा के और अपने आप को एकदम टिप टॉप रखना है, आपको एकदम फैशन में रखना है और आपको बिजनेस की अच्छी अंडरस्टैंडिंग, ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो आप कॉमर्स चूज़ करिए। फिर इसके एडवांटेजेस क्या हैं कॉमर्स चूज़ करने के। कॉमर्स चूज़ करने का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आप 11th क्लास से एक फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं जो कि और किसी सब्जेक्ट्स स्ट्रीम्स में अवेलेबल ही नहीं है। अगर आप चूज़ करेंगे, आप 10th क्लास में बैक बेंचर थे, एवरेज स्टूडेंट थे या टॉपर थे, आप अगर बैक बेंचर भी हो तो आप अगर 11th क्लास में आते हो तो टॉपर बन सकते हो। बस शर्त एक चीज़ की है कि आपको यहाँ से मेहनत करना स्टार्ट करना पड़ेगा। 11th क्लास में उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा आपका, लेकिन आप मेहनत करना सीख जाएंगे तो 12th क्लास में मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, ये फिक्स है। सो कॉमर्स चूज़ करने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आप बैक बेंचर या एवरेज एक स्टूडेंट से एक टॉपर स्टूडेंट बन सकते हो, क्योंकि यहाँ से आपको फ्रेश स्टार्ट करने का मिल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो नए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस होते हैं। अकाउंटेंसी टोटली न्यू है आपके लिए, सबके लिए न्यू है, चाहे टॉपर हो चाहे बैक बेंचर हो। बिजनेस स्टडी भी न्यू है। आपने इकोनॉमिक्स भी इससे पहले पढ़ा होगा, लेकिन इसमें इकोनॉमिक्स भी अलग तरीके से और बड़े अच्छे लेवल से मिलेगी, जिसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत इम्प्रूव होगी। इसमें माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको पढ़ने को मिलेगा और इंडियन हिस्ट्री भी मिलेगी इकोनॉमिक्स की। सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। बिजनेस स्टडी, बिजनेस के बारे में पढ़ने को मिलेगा। फिर अकाउंट्स भी आपको पढ़ने को मिलेगा, जिसमें हम बेसिकली, ये बिजनेस का एक लैंग्वेज है कि बिजनेस में जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, लेन देन होती हैं, उन सबको रिकॉर्ड करना बुक्स में, इसे ही सिंपल अकाउंट्स बोला जाता है, अगर सिंपल टर्म्स में मैं बोलूँ तो। और आपको अगर मैथ्स पसंद है तो विद मैथ लीजिए, अगर आपको मैथ्स पसंद नहीं है तो विदाउट मैथ लीजिए, ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो जिसको मैथ्स पसंद है कॉमर्स विद मैथ ले, जिसको पसंद नहीं है कॉमर्स विदाउट मैथ ले। ये एक सिंपल सा तरीका है जिससे आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए ना, हम चलते हैं ब्लैक बोर्ड की तरफ, ठीक है। सो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स क्या है बेसिकली, व्हाट इज अकाउंट्स। इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं, ये पहला चैप्टर है, व्हाट इज अकाउंट्स। अकाउंट्स क्या है? तो account is a language of business transaction which record financial transaction in systematic manner in systematic place। accounts क्या है? एक business का language है। मतलब आप अगर business कर रहे हो तो without accounts आप survive ही नहीं कर सकते। अकाउंट्स मतलब जैसे हमारे पुराने ज़माने में मुंशी वगैरह होते थे, वो खाता बनाते थे, खाता मेंटेन करते थे। सिंपल अकाउंट्स का मतलब भी यही है कि खाता मेंटेन करना है। बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए या किसी सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप कंपनी, बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ बिजनेसेस हैं, उनके लिए हम अकाउंट्स जब मेंटेन करेंगे ना, सो अकाउंट्स का मतलब होता है खाता बनाना। एक तरीके से सिंपल टर्म्स में बोलूँ तो, सो अकाउंट इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन विच फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन सिस्टेमैटिक मैनर और प्लेस। सिंपल कि आपको सिस्टेमैटिक मैनर मतलब एक आपको रूल फॉलो करना है, रूल के हिसाब से चलना है, और सिस्टेमैटिक प्लेस मतलब प्रॉपर जगह इसे प्लेस करना है। सो हम ये सीखते हैं प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में। सबसे पहले प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहला स्टेप आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग बहुत सिंपल टॉपिक है, लेकिन प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग पूरे 11th क्लास के अकाउंट्स को कवर करता है। अगर आप ये प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग समझ जाते हैं तो आपको
पूरे 11th क्लास के सिलेबस का एक स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा कि पूरे 11th क्लास के अकाउंट्स के सिलेबस में हमें पढ़ना क्या है। तो ये प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं, इसे एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं। तो दो तीन टर्म्स हैं जो सेम चीज को बोला जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब होता है एक ऐसा ट्रांजैक्शन जो कि बिजनेस से रिलेटेड है, उसे बोला जाता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स सपोज एक व्यक्ति राम है, एक व्यक्ति राम है और उसने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। राम ने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। अगर राम ने बिजनेस स्टार्ट किया तो हम एक अज्यूम करते हैं कि उसके बिजनेस में दो तरीके की ट्रांजैक्शन हुई, ठीक है। राम ने बिजनेस स्टार्ट किया तो उसने एक बार रेंट पे किया, रेंट पेड ऑफ ऑफिस, ऑफिस का उसने रेंट पे किया। और दूसरा उसने रेंट पे किया ऑफ हाउस, उसने दूसरा रेंट पे किया हाउस का। सो इसमें से कौन सा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है हमें ये पता करना पड़ेगा। अगर देखो हमने कहा था फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एक ऐसा ट्रांजैक्शन जो कि बिजनेस से रिलेटेड है। तो अगर राम एक व्यक्ति है और राम ने अगर बिजनेस स्टार्ट किया है, मैं इसको ठीक से लिख देता हूं, राम ने अगर बिजनेस स्टार्ट किया है तो उसने दो ट्रांजैक्शन की, रेंट पेड ऑफ ऑफिस और रेंट पेड ऑफ हाउस। तो रेंट पेड ऑफ ऑफिस बिजनेस से रिलेटेड है तो ये रिकॉर्ड होगा, और रेंट पेड ऑफ हाउस क्योंकि वो उसका पर्सनल है, घर से रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो ये ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होगा। ये हमारा पहला स्टेप था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जिसको हम बिजनेस ट्रांजैक्शन भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। दूसरा स्टेप है मेजरिंग ऑन टर्म्स ऑफ मनी। मेजरिंग मतलब इसको हम मेजर करेंगे टर्म्स ऑफ मनी में। जो रेंट पे किया, जाहिर सी बात है उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो यहां पे जो रेंट पे हुआ है ऑफिस का, यहां पे जो रेंट पे हुआ है ऑफिस का, लेट्स सपोज उसका हमने प्राइस फाइंड किया ना, तो उसका प्राइस आया 50,000। मतलब रेंट पेड ऑफ ऑफिस कितना आया 50,000। तो हम इसको मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। हमारा दूसरा स्टेप भी जस्टिफाई होता है कि हम आगे बढ़ सकते हैं। देखिए अकाउंट्स में क्या होता है ना, ये दूसरा स्टेप है, इसके साथ साथ ये लिमिटेशंस भी है कि अकाउंट्स में हम सिर्फ उसी टाइप के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं जो कि मनी के टर्म्स में मेजर हो सकते हैं। जो क्वालिटी के टर्म्स में मेजर हो सकते हैं उन्हें रिकॉर्ड नहीं करते। जैसे कि अगर कोई एक अच्छा एम्प्लॉय है बट वो कितना अच्छा है उसकी हम मार्केट वैल्यू नहीं पता कर सकते। अगर कोई एक ऑनेस्ट एम्प्लॉय है, वो कितना ईमानदार है, हम इसकी मार्केट वैल्यू कंसिडर नहीं कर सकते। लेकिन कोई व्यक्ति को कितना सैलरी दिया जाएगा, किसको कितना रेंट दिया जाएगा, ये सब चीजें फिक्स है। तो इसी से एक टर्म्स बनता है, बोला जाता है अकाउंट रिकॉर्ड ओनली quantitative fact, not qualitative fact। क्वालिटी से फर्क नहीं पड़ता, यहां पे क्वांटिटी देखा जाता है। किसी चीज की अगर कुछ वैल्यू है उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, क्वालिटी को सीधा सीधा इग्नोर किया जाएगा क्योंकि हम उसकी मार्केट वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। थर्ड स्टेप में चलते हैं। थर्ड स्टेप है हमारा रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग वो स्टेप है जिसमें हम पहली दफा अकाउंट्स में
कुछ लिखते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट में कुछ लिखते हैं। रिकॉर्डिंग, इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग इन विच फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये पहला स्टेप है जिसमें जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को हमने आइडेंटिफाई किया, दूसरा उसको मनी के टर्म्स में मेजर किया, और तीसरा जब हमें पता लगा कि ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और मनी के टर्म्स में मेजर हो रहा है तो हम इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। अब रिकॉर्ड करने के लिए एक बुक बनता है जिसको मैं अभी बना रहा हूं। लेट्स सपोज ये आपका एक बुक बन रहा है, ठीक है। ये आपका एक बुक बन गया, ठीक है। ये आपका एक सिंपल सा बुक बन गया। इस बुक को ना क्या बोला जाता है? इस बुक को जर्नल। जनरल मतलब जो डे टू डे लाइफ से बिजनेस के रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं उसको इस बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। तो मैंने यहाँ पे रेंट अभी अभी पे किया था राम के बिजनेस में, सो रेंट पेड, और अमाउंट जो था हमारा 50,000, उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे कि हमने यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर दी। 50K मतलब 50,000। सो रिकॉर्डिंग का मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट में पहली दफा उसको लिखना, दैट इज कॉल्ड रिकॉर्डिंग। और वो किस में करते हैं? जनरल में। इसमें एक प्रॉपर चैप्टर है, तो अभी आपको कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब उस चैप्टर में जाएंगे तो डिटेल से करेंगे कि जनरल होता क्या है, ठीक है। सो हमारा थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं फोर्थ स्टेप की तरफ। हमारा फोर्थ स्टेप है क्लासीफाइंग। सो क्लासीफाइंग में क्या करते हैं? पुटिंग देम इनटू डिफरेंट लेजर, इंडिविजुअल अकाउंट। यहां पे हम लेजर प्रिपेयर करते हैं। लेजर का मतलब होता है इंडिविजुअल अकाउंट्स बनाना, जितने नाम उतने अकाउंट। सो क्लासीफाई क्या है ना, जो हमारा जनरल था ना, जो यहां पे हमने जनरल बनाया था अभी अभी कुछ इस तरीके से, ये हमारा जनरल है। इसमें हमने लिखा था रेंट पेड 50,000। ये हमारा जो जनरल था ना, ये एक तरीके से हमारा क्या है? फ्रूट का बास्केट है। इसमें ना बहुत सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं। मान लो इसमें रेंट पे हुआ तो रेंट रिसीव भी तो हुआ होगा, मान लो। तो रेंट रिसीव हुआ मान लो 20,000। अगर रेंट पे हुआ तो हमारे लिए एक्सपेंस है, खर्च है। रेंट रिसीव हुआ तो हमारे लिए इनकम है। तो मैंने क्या बोला कि जितनी ट्रांजैक्शंस होंगी उन सबको अलग अलग रिकॉर्ड किया जाएगा। सो इसमें इनकम भी रिकॉर्ड होता है, इसमें एक्सपेंस भी रिकॉर्ड होता है, सब चीज इसमें रिकॉर्ड होता है। तो मतलब ये एक फ्रूट का बास्केट है जिसमें सारी चीजें हैं। तो एक फ्रूट के बास्केट में आपके पास एप्पल होगा, मैंगो होगा, ग्रेप्स होगा। तो हम सारे एप्पल्स को एक जगह रखेंगे, सारे मैंगोज को एक जगह रखेंगे और सारे ग्रेप्स को एक जगह रखेंगे। इसके लिए हम इंडिविजुअल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं? इंडिविजुअल अकाउंट। सो यहां पे मान लीजिए कि रेंट था तो रेंट के लिए अलग। तो मान लीजिए कि इधर मैं एक एक्सपेंस का कॉलम बनाऊंगा, सिंपल एक एक्सपेंस का कॉलम बनाऊंगा, और इधर मान लीजिए कि मैं इनकम का कॉलम बनाऊंगा। सो ये रहा मेरा एक्सपेंस का कॉलम और ये रहा मेरा इनकम का कॉलम। सो इसमें से जितने भी एक्सपेंस होंगे ना, जैसे कि यहाँ पे रेंट पे हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए कि कमीशन पे होगा तो यहाँ पे आ जाएगा। इसमें क्या आएगा? इनकम में रेंट रिसीव हुआ आपका, वो आ जाएगा। आपका डिविडेंड रिसीव हुआ वो आ जाएगा। आपका इंटरेस्ट रिसीव हुआ वो आ जाएगा। सो सब चीज के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट बनाते हैं। एक्सपेंस के लिए एक अलग अकाउंट बनेगा और इनकम के लिए एक अलग अकाउंट बनेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप है हमारा समराइजिंग, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समराइजिंग। इस स्टेप पे ना हमारा पूरा का पूरा 11th क्लास का अकाउंट्स खत्म हो जाता है समराइजिंग पे। इसके बाद का जो स्टेप है वो सीए वगैरह करते हैं जो टॉप मैनेजमेंट पे काम करते हैं। समराइजिंग में क्या करते हैं कि हमने अभी
सबसे पहले जर्नल एंट्री पास की, फिर इंडिविजुअल लेजर्स अकाउंट बनाए। अब उस लेजर अकाउंट से ना हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे अकाउंट्स बनाएंगे, जैसे कि है ट्रायल बैलेंस। अब ये किस बला का नाम है? ट्रायल बैलेंस का मतलब होता है कि अभी तक मैंने जो काम किया ना, क्या वो सही है या गलत है, ये पता लग जाएगा ट्रायल बैलेंस से। तो ट्रायल बैलेंस बना ही इसलिए है कि ये आपको अर्थमेटिकल एक्यूरेसी बता सके, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी बता सके कि आपने जो अभी तक काम किया है वो कितना सही है, वो आपको ट्रायल बैलेंस से पता लग जाएगा। दूसरा है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है क्योंकि कोई भी बिजनेस एग्जिस्ट इसीलिए करता है कि वो साल के अंत में ये पता कर सके कि उसके बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया या लॉस इनकर्ड किया। सो ये दोनों ऐसे अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो यही सेम चीज बताते हैं कि साल के अंत में आपके बिजनेस ने प्रॉफिट अर्न किया या लॉस, बट ये थोड़े स्लाइटली अलग अलग चीजें बताते हैं। जैसे कि हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, तो ट्रेडिंग अकाउंट हमारा ग्रॉस प्रॉफिट बताएगा। आपको अगर ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है तो ग्रॉस प्रॉफिट बताएगा, या आपको ये बताएगा ग्रॉस लॉस। दो ही चीजें ये बता सकता है, ठीक है, ग्रॉस लॉस। और जो हमारा पी एंड एल अकाउंट है, ये हमारा क्या बताता है? ये हमारा बताता है या तो आपको नेट प्रॉफिट हुआ होगा या आपको नेट लॉस हुआ होगा। देखो, ग्रॉस का मतलब इकोनॉमिक्स में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। ग्रॉस का मतलब होता है हमेशा टोटल। सो ये एक पी एंड एल का छोटा सा पार्ट है, आप समझ सकते हो, ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट से या तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा या तो ग्रॉस लॉस होगा, एक समय पे एक ही चीज होगा। प्रॉफिट एंड लॉस से फिर ये वाला लॉस और जो भी प्रॉफिट है ये ट्रांसफर होगा पी एंड एल में, और पी एंड एल से हमें फाइनली पता लगेगा कि साल के अंत में बिजनेस ने कितना प्रॉफिट कमाया या कितना लॉस इनकर्ड किया। और नेट का मतलब ही होता है कोई ना कोई चीज माइनस हो रही है। तो इन दोनों को मिला के ना, इन दोनों को मिला के, क्योंकि ये हमें क्या बता रहे हैं, प्रॉफिट या लॉस, सो इन दोनों को मिला के अकाउंट्स में बोला जाता है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट, सिंपल। इस दोनों को मिला के बोला जाता है इनकम स्टेटमेंट। और सबसे लास्ट आता है हमारा बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट का काम क्या है? इसको समझने के लिए ना आपको सिंपल सा ये समझना पड़ेगा कि पूरे अकाउंट्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है: एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस। तो जितने भी इनकम और एक्सपेंस होते हैं वो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं, और जितने भी एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, वो बैलेंस शीट में जाते हैं। क्यों? क्योंकि इससे पता लगेगा कि बिजनेस कितना अच्छा है, कितनी उसके पास संपत्ति है, मालिकों ने कितना पैसा लगाया है। सो बैलेंस शीट ना बनाते ही इसलिए है कि हमें किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन पता लग सके कि वो कंपनी कितने अच्छे पोजीशन में है, वित्तीय, फाइनेंशियल। सो फाइनेंशियल पोजीशन हमें बैलेंस शीट से पता लगता है, इसको बोलते हैं समराइजिंग। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जैसे कि मैंने लिखा है, इन दिस टॉप मैनेजमेंट, दैट इज, इसका मतलब होता है आई का मतलब दैट इज सीए ऑफ अ फर्म find a ways to make loss making company to profit making company and less profit making to more profit making company। सिंपल से टर्म्स में बोला जाए, सो यहाँ पे सीए, सीएमए, सीएस का काम आता है जो कि टॉप मैनेजमेंट पे काम करते हैं। तो वो आपने तो प्रॉफिट और लॉस निकाल लिया, लेकिन वो ये बैठ के देखेंगे कि अगर इतना प्रॉफिट आया तो क्या कोई चांस है कि हम अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। अगर आपकी कंपनी लॉस कर रही है, सो वो क्या तरीके हैं, वो क्या चेंजेस है जो हम करें कि हमारी कंपनी भी क्या करने लगे, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन जाए। सो यहाँ पे बेसिकली ना सब चीज रिलेटेड है थिंकिंग से। यहाँ पे ग्रेट थिंकर, जिसके पास अच्छी नॉलेज है ना, वो नए नए आइडिया सोच के लाएगा कि हम बिजनेस को और बड़ा कैसे कर सकते हैं। और जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं ना बिजनेस में, वो हमेशा
टॉप मैनेजमेंट लेता है, मिडिल मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट उसको फॉलो करने की कोशिश करता है, मतलब मिडिल मैनेजमेंट लोअर मैनेजमेंट से वो काम करवाता है। ठीक है, सो यहाँ पे आपको अच्छे अच्छे आइडियाज लाने पड़ते हैं, तो यहाँ पे थिंकिंग प्रोसेस इंक्लूड होता है। यहाँ पे एक सीए क्या करता है, बैठ के अच्छे से पूरा सोचता है, मार्केट का एनालिसिस करता है, ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में। और सबसे लास्ट स्टेप है हमारा कम्युनिकेटिंग टू इट्स यूजर। क्या है ना कि अगर कोई भी कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो वो ना टीवी पे आके लाइक कोलगेट इज द नंबर 1 ब्रांड ऑफ इंडिया, सो वो एडवर्टाइज करती है, और एडवर्टाइज के साथ वो ये भी बताते हैं कि कौन सी कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है। आज का ज़माना डिजिटल है तो आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप कहीं भी जाएंगे और आपको अगर इंटरनेट पे जाके सर्च करेंगे लाइक नेट प्रॉफिट ऑफ रिलायंस कंपनी, टाटा कंपनी, आपको ईजिली मिल जाएगा। सो यहाँ पे जितनी भी कंपनीज हैं वो अपना डाटा शेयर करती हैं कि पूरे साल में उन्होंने कितना प्रॉफिट कमाया या कितना लॉस इनकर्ड किया, उनकी बैलेंस शीट की क्या पोजीशन है, वो कंपनीज आपको बताएंगी, और आपको बस करना क्या है, आपको थोड़ी सी मेहनत करके सर्च करके देखना है। ठीक है, सो एट द एंड ऑफ द ईयर company tell to its user whether during the year it made a profit or loss। साल के अंत में वो बताते हैं अपने यूजर्स को कि क्या उन्होंने प्रॉफिट कमाया क्या या उन्होंने लॉस इनकर्ड किया, वो अपने यूजर्स को बताएंगे। अब यूजर्स जैसे कि छोटे छोटे लोग हो जाएंगे यूजर्स लाइक यू एंड मी, सिंपल सिंपल कि हम क्या कहलाते हैं, अगर हमें उस कंपनी में इंटरेस्ट है, अपना पैसा लगाते हैं, तो हम अपने आप को इन्वेस्टर बोलते हैं, वही तो यूजर्स होते हैं। ठीक है, अब इसी से टाइप्स ऑफ यूजर भी निकलता है कि कितने टाइप्स के यूजर हो सकते हैं। सो दो तरीके के यूजर्स हो सकते हैं। एक हमारा यूजर जो कि कंपनी से रिलेटेड है, इंटरनल यूजर हम उसे बोल सकते हैं। इंटरनल यूजर वो यूजर जो कंपनी से डायरेक्टली रिलेटेड है, लाइक आपका ऑनर कंपनी से डायरेक्टली रिलेटेड है, आपके एम्प्लॉयज कंपनी से डायरेक्टली रिलेटेड है। और देखो एम्प्लॉयज में ना कभी कभी आपको पूछ देता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या है, तो हम गलती से समझ लेते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑनर होते हैं। नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेयर होल्डर जो ऑनर होते हैं उनके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं कि वो कंपनी को संभाल सके। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या है, एक एग्जाम्पल है एम्प्लॉय का। सो आप इसको नोट डाउन कर लेना कहीं कॉपी पे अच्छे से। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये क्या होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं किसी भी कंपनी के। दूसरा हमारा है टाइप्स ऑफ यूजर में एक्सटर्नल यूजर। एक्सटर्नल यूजर कौन होते हैं, एक्सटर्नल यूजर वो यूजर होते हैं जो कि कंपनी से इनडायरेक्टली रिलेटेड है। लाइक हम भी तो कंपनी से इनडायरेक्टली रिलेटेड हैं, इन्वेस्टर, हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम कंपनी से इनडायरेक्टली रिलेटेड हैं। अगर हम कंपनी को लोन वगैरह देते हैं तो इन्वेस्टर क्या आ जाएंगे, मैं शेयर होल्डर की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल इन्वेस्टर की बात कर रहा हूं, वो भी किसके अंदर आ जाएंगे, एक्सटर्नल यूजर के अंदर। आपके बैंक्स जितने भी हैं, बैंक्स भी तो देखती हैं कंपनीज को कि कंपनी कितना अच्छा कर रही है। अब वो कंपनीज को क्यों देखती हैं, क्योंकि बैंक ने ना, ज़्यादातर बैंकों ने कंपनीज को लोन दिया होता है, तो वो ये चेक करती हैं कि ये कंपनी अच्छा कमा रही है तभी तो ये मेरा पैसा वापस कर सकती है। सो बैंक्स भी इंटरेस्टेड होते हैं कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ने के लिए, क्योंकि वो उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस का हिस्ट्री देख के ही उनको लोन देंगे। ठीक है, सो ये सबसे लास्ट स्टेप था, ये हमारा खत्म हो गया। सो जैसा कि आपने देखा कि ये पूरा स्टेप ऑफ अकाउंटिंग ना, जो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग है, इसी में टोटल 11th क्लास का जितना भी सिलेबस है वो कवर अप हो जाता है, और वो समराइजिंग तक ही हमें सीखना है 11th क्लास में। और सबसे लास्ट स्टेप हमारा आता है IMRCSAC। ये क्या है, ऊपर टॉपिक है निमोनिक कोड,
इन्हें क्या बोला जाता है? बेसिकली रिमेंबरिंग कोड, क्योंकि प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी आता है और पूरे 11th क्लास के सिलेबस का ये स्ट्रक्चर है। सो आपको ये पूरा 7 स्टेप याद होना चाहिए। अब याद तो हम पूरा कर नहीं सकते 1 बाय 1, तो हम इसको ना दिमाग में फंसाने के लिए ये निमोनिक्स कोड बनाते हैं कि एक तरीका जिससे हम इसको लॉन्ग टाइम के लिए रिमेंबर कर सके। और सेम तरीके से मैंने भी आज तक याद किया है और अभी मैं कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, फिर भी ये मुझे बहुत अच्छे से याद है, जस्ट बिकॉज ऑफ निमोनिक कोड या रिमेंबरिंग कोड। अब जैसे कि हमने पढ़ा था इस निमोनिक कोड में क्या है, आई फॉर हमने पढ़ा था कि ये फर्स्ट स्टेप है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। एम हमारा सेकंड स्टेप ऑफ अकाउंटिंग था या प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। आर हमारा था थर्ड स्टेप, रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। और हमारा फोर्थ था क्लासिफिकेशन, जिसमें हम लेजर्स, इंडिविजुअल अकाउंट बना रहे थे। फिफ्थ था हमारा समराइजिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। और ए था एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। सिक्स्थ हमारा स्टेप था एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। और सबसे हमारा लास्ट स्टेप था कि जो भी आपका रिजल्ट आया आप अपने कस्टमर्स को बताओ। तो कम्युनिकेटिंग टू इट्स यूजर, कुछ इस तरीके से आप पूरे 7 स्टेप या प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग को बड़े अच्छे से याद कर सकते हैं। IMRCSAC 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, हमेशा के लिए आपके दिमाग में रहेगा। सो आई गेस दैट्स इट फॉर टुडे क्लास। बाय बाय।